मोदी जी एक तरह से चुके हैं, हर जगह फेल हो चुके हैं। और अब तो ऐसा लगता है कि अडानी का केस का मसला हो या एप्स्टीन फाइल हो, अमेरिका के इशारे पर कठपुतली की तरह डांस कर रहे हैं। पार्लियामेंट शुरू हुआ है, नो कॉन्फिडेंस मोशन था स्पीकर के खिलाफ, लेकिन सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है। ईरान पे चर्चा हो नहीं रही, तो किस तरह की ये फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं। ट्रंप बार बार इनको डांटता है, जो भी ट्रंप कहता है उसको क्यों टॉक करके हमारे प्रधानमंत्री मान लेते हैं। धोखा दे रहे हैं, इसलिए जनता को आगाह करना बेहद जरूरी है। अड़ोस पड़ोस के मुल्क, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, किसी से इनके संबंध ठीक नहीं है और इनके साथ दुनिया का कोई मुल्क खड़ा नहीं है। दोस्तों, बहुत लंबे समय बाद हम लोग मिल रहे हैं और आज से पार्लियामेंट का सत्र शुरू हो गया है। आरएसएस बैक्ड बीजेपी सरकार जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं को तोड़मोड़ कर रही है, ध्वस्त कर रही है, देश दुनिया में लोग इसको समझ रहे हैं और हर जगह जगहंसाई हो रही है। भारत जब आज़ाद हुआ, भारत एक गरीब मुल्क था। जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई कि ना हम रसिया की तरफ रहेंगे ना अमेरिका की तरफ रहेंगे। गुट निरपेक्ष उन्होंने ग्रुप बनाया। इंदिरा जी ने, उस समय भारत कोई अमीर नहीं हुआ था, लेकिन अपने कूटनीतिक सफलता के साथ उन्होंने पाकिस्तान का 2 टुकड़ा किया और बांग्लादेश बनाया। अमेरिका इसके विरोध में था और अमेरिका के युद्धपोत समुद्र में आ चुके थे, लेकिन तब भी इंदिरा गांधी डरी नहीं। लेकिन चाहे डोमेस्टिक पॉलिसी हो चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, मोदी जी एक तरह से हर जगह फेल हो चुके हैं, हर जगह फेल हो चुके हैं। और अब तो ऐसा लगता है कि अडानी का केस का मसला हो या एप्स्टीन फाइल हो, अमेरिका के इशारे पर कठपुतली की तरह डांस कर रहे हैं। पार्लियामेंट शुरू हुआ है, नो कॉन्फिडेंस मोशन था स्पीकर के खिलाफ, लेकिन सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है। ईरान पे चर्चा हो नहीं रही, तो किस तरह की ये फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं। अड़ोस पड़ोस के मुल्क, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, किसी से इनके संबंध ठीक नहीं है और इनके साथ दुनिया का कोई मुल्क खड़ा नहीं है। ट्रंप बार बार इनको डांटता है और जो भी कह रहे हैं, जो भी ट्रंप कहता है उसको क्यों टॉक करके हमारे प्रधानमंत्री मान लेते हैं। डोमेस्टिक पॉलिसी में आइए, 11 तारीख को हमारा एक प्रोग्राम है, वी द पीपल और संविधान बचाओ संघर्ष समिति और जय भीम मिशन, तमाम फोरम हम लोग लगातार जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होता है उस समय हम लोग करते हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर एप्स्टीन फाइल पे भी चर्चा होगी, कास्ट सेंसस को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि कास्ट सेंसस की घोषणा करके इन्होंने बेसिकली पिछड़े वर्ग को धोखा दिया है। खुद चुनाव में कहते हैं कि मैं पिछड़ा वर्ग का हूँ, लेकिन पिछड़े वर्ग के लिए अगर एक भी कमीशन बनाया हो, एक भी काम किया हो, तो मोदी जी बता दें नहीं, धोखा दे रहे हैं। इसलिए जनता को जो है आगाह करना बेहद ज़रूरी है। कास्ट सेंसस में आखिर कास्ट सेंसस का मतलब क्या है? अगर सेंसस आप करा रहे हैं तो सिर्फ एक समुदाय का नहीं, 2 समुदाय का नहीं, भारत में जितने लोग हैं, जितने समुदाय हैं सबकी गणना होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ घालमेल किया जा रहा है, धोखा हो रहा है। लेटेस्ट यूजीसी का जो आपने मामला देखा पायल तडवी और रोहित बुमला के केस में, उसमें कोर्ट के निर्देश पे ही यूजीसी ने गाइडलाइंस बनाया था। विडंबना देखिए, कोर्ट के निर्देश पे ही यूजीसी ने गाइडलाइंस बनाया और ये अगर लागू हो जाता तो मोदी जी वाहवाही लूटते पूरा। लेकिन उन्हीं के कुछ लोग सड़क पे 150-200 लोग हंगामा किए और गोदी मीडिया ने उनको खूब हाईलाइट करके बढ़ा के दिखाया और उसी सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट पे रोक लगा दी। 19 तारीख को हियरिंग है, क्या होगा हम लोग को मोटा मोटी अनुमान है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, जो यूजीसी एक्ट हमारे हाथ में कॉपी है, जो लोग भी पढ़े होंगे, ये कुछ नहीं है, गुमराह करने वाला मामला है। इसमें सिर्फ SC ST नहीं, OBC, दिव्यांग, महिलाएं, EWS के तमाम ऐसे लोग थे। तो आखिर जो लोग नारा देते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो इसमें क्या हो गया? सारे हिंदू एक हो जाओ, तो OBC और SC ST किस कैटेगरी में है, जरा मोदी सरकार हमें बता दे। इसमें मैं 2012 का जो गाइडलाइन था थोराट कमेटी का, उसका रेफरेंस दूंगा। और अभी जो आंकड़े आए हैं कि पिछले 5 सालों में जो एट्रोसिटीज़ के मामले हैं उसमें 118.4% की वृद्धि हुई है। मतलब 118% की वृद्धि 5 साल में हुई है। जबकि बहुत सारे केसेस रिपोर्ट नहीं होते तो
और इसमें सिर्फ छात्र ही नहीं ना, कर्मचारी भी हैं, टीचर भी हैं, तमाम इस तरह के लोग हैं जिनके साथ भेदभाव होता है। थोरट कमेटी ने जो 21 तरह के भेदभाव को चिन्हित किया था, 2012 में बनी थी। उसमें था छात्र, कुछ प्रमुख मैं बता देता हूँ। छात्र छात्र के बीच भेदभाव, छात्र शिक्षक के बीच भेदभाव, किस किस तरह के भेदभाव होते हैं उसको आइडेंटिफाई किया। छात्र प्रशासन के बीच भेदभाव, क्लासरूम हॉस्टल में भी भेदभाव, अलगाव उत्पीड़न, खेल सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भेदभाव, मॉनिटर द्वारा सही मैसेज नहीं देना, 25% गंभीर स्तर तक प्रभावित छात्र, गंभीर स्तर प्रभावित। उसके बाद ह्यूमिलिएटिंग जेस्चर, पोस्चर एंड वर्बल एब्यूज, कि कोटे से या कोठे से। अब ईडब्ल्यूएस पे नहीं पूछते हैं कि कोटे से हो कि कोठे से हो, ये लोग ईडब्ल्यूएस से पूछे ना ये कहाँ से हो, इस तरह के आइडेंटिफाई किए थे। लेकिन ये जो रिपोर्ट बनी है इसमें ये क्लियर नहीं है कि इसमें आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग इंस्टीट्यूशन, पॉलिटेक्निक कॉलेज इत्यादि इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे, ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ये यूजीसी द्वारा संचालित नहीं होते हैं टेक्निकल कॉलेजेस। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया कि 12 के रेगुलेशन में भेदभाव चिन्हित थे जो कि 26 में नहीं है। भेदभाव के तरीके क्या सिविल केस होंगे, क्रिमिनल केस होंगे, ये भी स्पष्ट नहीं है। और जिस तरह की कमेटी बनाई गई है, अगर वाइस चांसलर के खिलाफ ही अगर भेदभाव के केस लगे, प्रिंसिपल के खिलाफ ही लगे, तो वही उसके मुखिया होंगे, हेड होंगे। तमाम तरह के मसले हैं। इन सारे बातों को लेकर 11 तारीख को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मिल रहे हैं। हमारे साथ हमारे कई साथी हैं, डॉक्टर सूरज मंडल हैं, विजेंद्र यादव साहब हैं, कोहली साहब हैं, और खेमचंद कोहली साहब हैं, और राज बहादुर साहब। हमारे सारे मित्र जो है थोड़ी देर प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, और उसके बाद 11 तारीख को आप सभी से अपील है, और जितने भी दिल्ली आसपास चाहे देश में कहीं भी हो, अगर आपकी रुचि है इस मामले में, तो 11 तारीख को आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में स्पीकर हॉल एनेक्सी में आप वहाँ पर 3 बजे से पहुँचे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।